अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कृषि संबंधी विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही देश के किसानों के सशक्त होने का और उनकी आमदनी बढ़ने का रास्ता साफ हो चला है। लेकिन कुछ लोग हैं जो देश के किसानों को बरगला रहे हैं, देश के किसानों को भरमा रहे हैं, उनको आंदोलित करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को साध रहे हैं। प्रभा साक्षी का आज का प्रयास यह है कि कृषि संबंधी विधेयकों के प्रति आपके मन में जो भी संशय है, आपके मन में जो भी प्रश्न है, उनका उत्तर दिया जाए, आपके मन के सारे भ्रम को दूर किया जाए। अपने इस प्रयास की ओर आपको ले चले, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जरा राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने संसद सत्र में भाग नहीं लिया है। विदेश में बैठे बैठे वो ट्वीट कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी होती है? उसकी जिम्मेदारी होती है कि भ्रम के माहौल को दूर किया जाए। लेकिन राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी सब कुछ। लेकिन जरा राहुल गांधी के बयानों पर गौर कर लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार का जो घमंड है वो किसानों को भारी पड़ रहा है, और जो किसान सोना उगाता है आज वो खून के आंसू रो रहा है। खून के आंसू, आपने किसानों के लिए खून के आंसू का शब्द उपयोग किया। आप देखिए कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने जवानों पर बोलते हुए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद इन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार जवानों के खून की दलाली करती है। खून की दलाली और खून के आंसू, कैसी शब्दावली है। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है इसने किसानों की मौत का फरमान निकाल दिया है और उनका जो डेथ वारंट है उस पर साइन नहीं कर सकते हम। मौत का फरमान, आपने एक समय नरेंद्र मोदी को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मौत का सौदागर बताया था। मौत का सौदागर, मौत का फरमान, ये कैसी शब्दावली है आपकी। आप देखिए कि अगर किसानों की आत्महत्या की बात करें तो सर्वाधिक किसानों ने यूपीए शासन में ही आत्महत्या की है। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो आप जो मौत का फरमान कह रहे हैं, तो जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके काल में ज्यादा बटे हैं किसानों के। अब जरा राहुल गांधी के बयानों पर गौर कर लें। अभी ये जो विधेयक है इसको काला विधेयक बताया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या उपमाएं दी जा रही हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने देश के किसानों से कुछ वादे किए थे। वो वादे वही थे जो अब सरकार ने पूरे किए हैं, मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। क्या कह रहे थे राहुल गांधी, आपको दिखाते हैं और जरा इस बयान पे गौर कर लीजिए राहुल गांधी के। और अब जो कांग्रेस पार्टी का रुख है उसको भी देखिएगा। आप एक गहन चिंतन करेंगे तो सब कुछ, सारी स्थिति आपके सामने साफ हो जाएगी। सबसे पहले दिखाते हैं राहुल गांधी ने उस समय क्या कहा था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डीलिस्ट किया है कि किसान डायरेक्टली बेचे अपने स्टेट्स में, ठीक है। मगर अगर आप सचमुच में महंगाई को कम करना चाहते हैं और इंपैक्ट लाना चाहते हैं तो मेन मुद्दा क्या है? जो किसान आज बेचता है वो जाया होता है, सड़ जाता है। अगर आप यूपी जाएं, बिहार जाएं, बिहार के हैं, आलू के सीजन में आलू सड़क पे मिलता है। महंगाई इसलिए होती है कि वो जाया हो रहा है। अगर उसको महंगाई को कम करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कोल्ड चेन बनानी पड़ेगी, फार्मर को फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ा जाएगा? एफडीआई से जोड़ा जाएगा, फूड पार्क से जोड़ा जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं। रोक कौन रहा है? बीजेपी के लोग रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उनका वोट बेस है बीच में। और सिर्फ राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं है। 2005 में एक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी लगभग वही वादे किए थे जो अब मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। इसके अलावा आप कांग्रेस पार्टी का पिछला घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, उसमें भी वही सब वादे हैं किसानों से जो आज मोदी सरकार पूरे कर रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें, उसको उठाकर देख लीजिए, उसमें भी वही सब वादे हैं जो आज मोदी सरकार पूरे कर रही है। तो ये दिखाता है कि किस तरह हमारे जो नेता हैं वो दोहरा चरित्र रखते हैं और समय समय पर अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोगों को बरगलाते हैं। बहरहाल बात करते हैं देश के कृषि मंत्री की। आप देखिए कि राज्यसभा में उनको बोलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बोलने दिया गया? इसका उत्तर जानते हैं। इसलिए नहीं बोलने दिया गया क्योंकि वो सारी जो स्थिति थी वो स्पष्ट करने वाले थे, जितने भी भ्रम है वो दूर करने वाले थे। लेकिन राज्यसभा में नहीं बोलने दिया गया। अब लोकसभा में तो वो बोले थे और बहुत सटीक बोले थे। हमने लोकसभा का उनका भाषण निकाला है और उसके जरिए आपके जो प्रश्न है वो उनके उत्तर जानने का प्रयास किया है। हमारा ये प्रयास आपको दिखाएं इससे पहले एक बात आपको जरूर बता देते हैं। देखिए, आपने, देश की जनता ने एक बहुत बड़ा काम किया था।
स्पष्ट बहुमत की सरकार चुनने का। स्पष्ट बहुमत की सरकार आपके हित के लिए कुछ भी कर सकती है और तमाम तरह के ये जो राजनीतिक दल विपक्ष के जो लोग होते हैं जो झंझट पैदा करते हैं उनकी परवाह किए बिना वो काम कर सकती है आपके हित के। ये एक बड़ी बात होती है, स्पष्ट बहुमत की सरकार की ताकत होती है। तो आइए दिखाते हैं आपके सभी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर क्या दे रहे हैं कृषि मंत्री। इसके बाद भी आपके लिए बहुत कुछ है, जरा पहले कृषि मंत्री को सुनते हैं। क्या एमएसपी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे आंकड़े मैं बता सकता हूं, जिन आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार करके एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया। 1.5 गुना बढ़ाया, एमएसपी लोगों को ज्यादा मिली, ज्यादा उपार्जन हुआ। और मैं आज बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, देश में एमएसपी पर खरीद हो रही थी, खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। क्या यह किसानों को बेड़ियों में बांधने वाला विधेयक है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आज आप सबके सामने रख सकता हूं कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, किसी न किसी समय पर उन्होंने इन सारे कानूनों की वकालत करने का काम किया और इसलिए आज निश्चित रूप से उनका जो विरोध है वो काल्पनिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, लेकिन धरती से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, उसका समय तय होता है। 1 महीना या 20 दिन समर्थन मूल्य पर खरीद हो गई, उसके बाद किसान की गारंटी कौन लेता है? उसके बाद भी तो उसका उत्पादन बचा रहता है, उसको वो मंडी में आकर बेचता है। जब हमने ये बात कही है कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, तो किसी मंडी वाले व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह विधेयक लाइसेंस राज को कैसे समाप्त करेगा? यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, स्वाभाविक रूप से जब बाहर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। दूसरा यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंसधारी है, वो उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आजाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को कैसे फायदा होगा? ये कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में एक्ट के कारण और 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष के कारण और किसान की बढ़ती हुई आय के कारण जो परिस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे डेवलप होगा, उससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, समृद्धता आएगी, किसान की आय बढ़ेगी। अभी तक हम किसान की सामान्य माली हालत पर विचार करते थे। कुछ योजनाएं चालू करके
उसकी हम मदद कर देते थे। लेकिन पहली बार हमारे इस मूल्य आश्वासन और कृषि करार विधेयक के माध्यम से किसान की खेत की फसल की बात शुरू हुई है। मूल्य आश्वासन को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहकर आलोचना कर देते हैं। यह करार तो है, लेकिन यह करार किसी कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है। यह करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। बात कोई भी राजनीतिक दल करे, बात कोई भी नेता करे, लेकिन किसान के फार्म पर जाकर उसकी मदद कोई नहीं करता। देश में 86% छोटे किसान हैं और ये 86% छोटा जो किसान है, इसकी खुद की अपनी माली हालत भी ऐसी नहीं है कि अपने खेत में निवेश कर सके। और वो छोटा किसान है, उसका खेत का रकबा छोटा है, इसलिए कोई भी प्रोसेसर, उद्योगपति, व्यापारी, स्टार्टअप उसके पास नहीं पहुंच पाता। ये संगठित हों, ये इकट्ठा हों, छोटा छोटा रकबा मिलकर एक एफपीओ के माध्यम से बड़ा रकबा बने और बड़े वॉल्यूम की पैदावार हो और बड़े वॉल्यूम का करार भी हो, तो निश्चित रूप से फायदा किसको होगा? हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी गांव की। इसलिए जो लोग विधेयक की आलोचना कर रहे हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह जो दोनों एक्ट हैं, ये दोनों एक्ट कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने वाले हैं। जहां तक किसान की संरक्षा का सवाल है, मैं बहुत सारे राज्य सरकारों की बात हुई है। आज किसान के साथ अन्याय होता है तो कौन सा कानून है किसी राज्य में जो उसकी सुरक्षा की जाएगी? लेकिन इन कानूनों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर अमानत में खयानत करेगा तो उसकी सुरक्षा का प्रावधान इन दोनों एक्टों में किया गया है। मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत करारकर्ता और किसान जब दोनों आपस में करार करेंगे तो ये करार ऐसा करार नहीं होगा कि कोई किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर सके। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि करार करते समय भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी भूमि से संबंधित कोई भी लिखापढ़ी करी तो ये कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। ये विधेयक में प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर किसान की जमीन पर करारकर्ता उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई फसल ऐसी है कि उस फसल के लिए उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दोनों की रजामंदी से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन सकता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसान का ही स्वामित्व होगा, करारकर्ता का कोई स्वामित्व नहीं होगा। जिस दिन करार खत्म होगा उस दिन करारकर्ता या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ कर ले जाएगा और अगर वो उखाड़ेगा नहीं तो किसान ही उसकी भूमि का मालिक है, वो उस अधोसंरचना का भी मालिक हो जाएगा। जहां तक किसान और करारकर्ता के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमने ये व्यवस्था की है कि वो विवाद एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम दोनों पक्षों से कहेगा कि आप
एक एक पंच या दो दो पंच नियुक्त कर लो। किसान के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, व्यापारी के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, और एसडीएम कहेगा कि आप लोग इसमें सुलह करके आओ। अगर ये पंचायत सुलह कर लेती है तो ठीक है, और अगर सुलह नहीं करती तो किसान एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका अनिवार्य रूप से फैसला देगा। ये प्रावधान हमने इसमें किया है, और साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो करार है उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो विवाद के विरुद्ध अगर एसडीएम कोर्ट में फैसले के लिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई इसमें किसान की गलती है, तो किसान से अगर वसूली का आदेश होगा तो सिर्फ उतना ही आदेश हो सकता है जितना आदान प्रदान करने के लिए करारकर्ता ने उसे दिया हो। अगर बीज उपलब्ध कराया है, पेस्टिसाइड उपलब्ध कराया है और कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है, तो कुल मिला के अगर 100 रुपए उसने उपलब्ध कराए तो 100 रुपए ही किसान के द्वारा दे होंगे। साथ ही एसडीएम कोर्ट भी किसान की भूमि के विरुद्ध इस पारित आदेश की जो राशि है उसकी वसूली नहीं कर सकता। किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। किसान तय करेगा कि मैं अगली फसल पर दूंगा तो अगली फसल पर ही होगा, लेकिन व्यापारी अगर गड़बड़ करता है तो व्यापारी को 100% करार का पालन करना होगा और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये भी प्रावधान किया है, किसान पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं होगा। मूल्य आश्वासन का मायने ये कि जिस दिन करार होगा, ये करार बुआई से पहले होगा और बुआई के समय एक मिनिमम कीमत दोनों लोग मिलकर तय करेंगे, और दोनों लोग मिलकर, जैसे उदाहरण के लिए केला है तो एक मिनिमम मूल्य निकाला कि केला 10 रुपए किलो, तो करार में 10 रुपए किलो आएगा। ये 10 रुपए किलो का भुगतान ओला, पाला, इल्ली, बाढ़, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आए, लेकिन करारकर्ता को मिनिमम मूल्य का भुगतान किसान को करना ही होगा, यह उसके लिए बाध्य है। और साथ ही ये भुगतान करेगा किसान को, लेकिन अगर फसल आई और फसल आने के बाद अगर प्रोविजन है, आप देखो, और उसके बाद अगर फसल आई और उसकी कीमत 20 रुपया किलो हो गई, तो करार करते समय इस बात का करार में उल्लेख किया जाएगा कि कीमत अगर दुगनी होगी तो इतना प्रतिशत किसान को और मिलेगा। ये प्रावधान भी उसमें किया गया है। तो किसान की संरक्षा दोनों एक्टों में की गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मंडी परिधि के बाहर का जो प्रेमाइसेस है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो किसान का माल जहां रखा है वो वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज हो, अगर उस पर से खरीद की जा रही है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। न राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, न केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। मैं टैक्स का स्लैब आपको पढ़ के बताऊं तो राज्य सरकारों का मंडी टैक्स 2% से लेकर 8.5% तक है। तो सुना आपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। अगर अब भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो देश के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, खुद किसान परिवार से आते हैं और कृषि संबंधी जो भी चिंताएं हैं अक्सर दूर करते हैं और किसानों के हितों को लेकर हमेशा संघर्षरत रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं एमएसपी के बारे में या अन्य मुद्दों के बारे में, जरा उनको सुनाते हैं। मित्रों, मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। यह मैं पूरी तरह से देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को। मैं भी किसान। तो हमने अब तक आपको सुनाया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। अब भी आपके मन में कोई संशय है तो जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए। किसान सम्मान निधि के माध्यम से, किसानों के लिए तमाम योजनाओं के माध्यम से, किसानों के हित के लिए सदैव चिंतित रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इन विधेयकों के बारे में, जरा इसको सुनिए। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग
ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है, वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है, वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं,
वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको अभी तक नेताओं को सुनाया और नेता तो अपनी पार्टी की बात रखेंगे ही, अपनी बातें रखेंगे ही। अब जरा आपको किसानों को सुनाते हैं। किसान भी अलग अलग राज्यों से क्या क्या कह रहे हैं, ये जरा देखिए। आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। सिर्फ ये फायदा दिखाया जा रहा है कि किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेच सकता है। इस पर किसी प्रकार से कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो बाहर बेचे चाहे मंडी में बेचे। मंडी भी बंद नहीं होगी, मंडी खुली रहेगी। समझे ना, अन्य राज्यों में भी जा सकता है सामान। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार तो चाहती है कि इसका बहुत बड़ा मूल्य फायदा हो किसानों को। ये फायदा होगा कि हमें हमारी सब्जी का और हमारे अन्न का जो है भरपूर पैसा हमें मिलेगा। यह योजना किसानों के हित में है। सरकार को हम इसके लिए धन्यवाद देंगे। यही जो अध्यादेश है बड़ा अच्छा लग रहा है और किसान की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे सरकार। जैसे तेल है, खाद, बीज है, उनसे भी कुछ राहत मिले। अध्यादेश किसान के हित में समझने से ही समझ में होगा। कुछ लोग बाग ना समझ रहे वजह तो हवा बना रहे हो गए, लेकिन बहुत अच्छा है ये हमारे हिसाब से। भाई इसमें अपनी फसल को अपने आप बेच सके है, कहीं भी जाकर बेच सके है, किसी प्राइवेट कंपनी को भी दे सके है और मंडी में भी जाकर बेच सकता है। किसान के हक में बहुत सुंदर लागू हुआ है कि जितना जल्द से जल्द सरकार इसको लागू कर दे, जो हम लोगों को हक में अच्छा हो। अब आज की इस रिपोर्ट का समापन हम एक गायक के जरिए करेंगे। देखिए, विपक्ष के लोग भी एक गायक को लेकर आए जिसने कृषि विधेयकों के विरोध में बहुत कुछ कहा। अब पंजाब से ही बहुत बड़े गायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी क्या कह रहे हैं, इसके साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है हमारा ये जो कार्यक्रम है, उद्देश्य हमारा जो था वो पूरा हुआ होगा। आप लोगों के समझ में सारी चीजें आई होंगी, सारी स्थिति स्पष्ट हुई होगी। आइए सुनते हैं दलेर मेहंदी जी को। आज बहुत बड़ा दिन है किसान भाइयों, हम सब के लिए। क्यों मैं हम सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद भी किसान हूँ। ये मेरे खेत की सरसों है, ये मेरे खेत की गेहूं है, कणक है। मैं खुद किसान हूँ, पिछले 20 साल से अपने खेतों में ये चीजें उगा रहा हूँ और इस बार गाजर, मूली, शकरकंदी भी मैंने लगा रखी है। मेरी ये आप सबसे बहुत बहुत गुजारिश है कि जो मोदी जी ने एग्रीकल्चरल बिल पास किया है उन पे भरोसा करें और लोगों की बातों पे, अफवाहों पे बिल्कुल मत जाएं, और ताकि हम लोग अपनी मर्जी से, अब कोई भी बिचौलिया नहीं है, अपने देश की उन्नति के लिए काम करें। और मोदी से एक और गुजारिश है, मोदी जी हमें अब देसी बीज भी प्रोवाइड किए जाएं ताकि देश, भारत बहुत आगे बढ़े और प्योर ऑर्गेनिक हो। रब रखा, लव यू ऑल।